हेलो स्टूडेंट्स, +1 कॉमर्स। कैसे हो बेटा आप सब? हैप्पी, बेटर, होप आप सब कर रहे होंगे जो भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड किया जाता है। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम। इट इज़ द बेस ऑफ अकाउंटेंसी। अगर हमारा अकाउंटेंसी का बेस क्लियर हो गया तो फ्यूचर में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें पूरी अकाउंट ही इतना इजी लगने लगेगा, ठीक है, सबसे इजी सब्जेक्ट। लेकिन जिनका बेस क्लियर नहीं होगा उनके लिए अकाउंटेंसी इजी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डबल एंट्री सिस्टम। जो भी हम अकाउंट का काम करते हैं, ठीक है, अकाउंटेंसी हमारी डबल एंट्री सिस्टम पर बेस होती है। अब क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? तो डबल एंट्री सिस्टम इज ए साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इन दिस सिस्टम बोथ द एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बोथ द एस्पेक्ट्स का मतलब है जो भी अकाउंटिंग में रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ एस्पेक्ट होता है कि वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। इसका मतलब बेटा हमारा जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वहां कम से कम 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ बोथ द एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड इन दिस सिस्टम, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। कोई एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। और जो अमाउंट होता है, ध्यान दीजिए, डेबिट में होने वाला अमाउंट और क्रेडिट में होने वाला अकाउंट इज इक्वल टू होता है, अमाउंट इक्वल होता है। क्योंकि हम एक ट्रांजैक्शन का डेबिट साइड भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ट्रांजैक्शन तो सेम अमाउंट का है तो नॉर्मल सी बात है, ये दोनों तो एस्पेक्ट हमारे इक्वल होंगी। तो डबल एंट्री सिस्टम में अब देखो, हमें अकाउंट में सीखना ही यही है कि एक तो जो ट्रांजैक्शन है उसमें कौन कौन से अकाउंट है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द अकाउंट, उसके बाद हमें देखना है कि किस अकाउंट को डेबिट करें और किस अकाउंट को क्रेडिट। बस यही है अकाउंट, ठीक है। अगर जिन बच्चों को ये करना आ गया उन्हें पूरी अकाउंटेंसी ही धीरे धीरे बहुत इजी लगने लगेगी, ठीक है। ये हमारे अकाउंटेंसी का बेस है। तो अब हम सिस्टम करने जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री करेंगे हम। कई बार थ्योरेटिकल जो पोर्शन होता है, जितने भी एग्जाम में बैठते हैं वहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है। तो बेटा एक बार हम डबल एंट्री सिस्टम का बेस कर लेते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम आया। पहले तो नहीं था, ठीक है। तो जब इसकी स्टार्टिंग हुई, इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल 1494 में। ए बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम, एक बुक लिखी गई थी ऑन डबल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, ठीक है, कब? 1494 में। और किसके द्वारा लिखी गई? बाई लूका पैसियोली, ठीक है। किसने लिखी? लूका पैसियोली ने। ये इटली के रेजिडेंट्स थे, इटली में रहते थे, इटालियन थे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम पर बुक लिखी। इन दिस बुक ही आइडेंटिफाई द बोथ द एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ही स्टार्टिंग की थी, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम का जो फादर, अकाउंटेंसी का जो फादर है वो लूका पैसियोली है। कई बार आ जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि किसे फादर माना गया है, तो किसे माना गया है? लूका पैसियोली को। लूका पैसियोली ने क्या किया था? उन्होंने एक बुक लिखी थी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन डबल एंट्री सिस्टम। कब लिखी थी? इन 1494, ठीक है। ये बुक एक शॉर्ट टाइम में इतनी पॉपुलर हो गई। अब इतनी पॉपुलर क्यों हुई? बिकॉज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद जो हमारा है वो आता है 1544। 1544 में जो ये इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, जो लूका पैसियोली ने जो बुक लिखी थी
उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। और कब कन्वर्ट किया गया? 1544 में कन्वर्ट किया गया। हुज ओल्ड कैस्टल के द्वारा, हुज ओल्ड कैस्टल के द्वारा क्या किया गया बेटा? जो लूका पैसियोली ने बुक लिखी थी उसको ट्रांसलेट किया गया इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने इसको ट्रांसलेट कर दिया। इसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी और भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारा डबल एंट्री सिस्टम का, और वो आता है हमारा 1785 में। जो थर्ड ईयर है वो आता है हमारा 1785 में। अब 1785 में एक बुक लिखी गई थी एडवर्ड जोन्स के द्वारा, एडवर्ड जोन्स के द्वारा एक बुक लिखी गई थी। और वो बुक थी बेटा इंग्लिश सिस्टम ऑफ, बुक का नाम है इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये बुक का नाम था। ठीक है, 1785 में जो एडवर्ड जोन्स थे उन्होंने जो लूका पैसियोली ने जो बुक लिखी थी, जो हुज ओल्ड कैस्टल ने जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी, उसके बाद जो एडवर्ड जोन्स है उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए उसमें। ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी, तो ए लॉट ऑफ चेंजेस इंट्रोड्यूस इन दिस सिस्टम। और फिर एक कंप्लीट और साइंटिफिक, फाइनली एक कंप्लीट सिस्टम एडवर्ड जोन्स लेके आए 1785 में। अपनी बुक लिखी इंग्लिश सिस्टम ऑन बुक कीपिंग। यहां से हमारा डबल एंट्री सिस्टम फाइनल हो गया। और यहाँ से जो भी प्रोग्रेसिव कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। जो हमारा बुक कीपिंग वर्ड तो समझ गए होंगे। बुक कीपिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 वर्ड कराए थे, कौन कौन से? सबसे पहले बुक कीपिंग आता है, बुक कीपिंग से आगे अकाउंटिंग का आता है, अकाउंटिंग के आगे अकाउंटेंसी आता है। 3 वर्ड किए थे हमने। ठीक है, तो यही है वो बुक कीपिंग। तो ये तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जब एडवर्ड जोन्स ने ये बुक लिखी तो सबसे पहली बार इस बुक में उन्होंने परचेज बुक, सेल बुक, जितनी भी हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, और इसके साथ साथ ट्रायल बैलेंस के बारे में भी इन्होंने सबसे पहली बार बताया। ठीक है, ट्रायल बैलेंस केवल डबल एंट्री सिस्टम में ही बनता है। ट्रायल बैलेंस के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एंड सेकेंड क्रेडिट, और दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड की एक्यूरेसी को चेक करना चाहते हैं तो वो ट्रायल बैलेंस से एक्यूरेसी चेक हो सकती है, और वो डबल एंट्री सिस्टम में ही पॉसिबल है। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी जो बुक लिखी, तो परचेज बुक, सेल बुक, इन्होंने ही इन बुक्स को लिखा गया था। देखिए अब आगे हमारा क्या पॉइंट आता है। ये तो हमारा थोड़ा सा हिस्ट्री थी डबल एंट्री सिस्टम की। अब हम करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की थी। अब डबल एंट्री 2 बार एंटर करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को, और 2 बार कहाँ एंटर करना? एक बार डेबिट साइड, एक बार क्रेडिट साइड। वेरी इजी। ठीक है, एक बार डेबिट, एक बार क्रेडिट, 2 टाइम रिकॉर्ड करना। इसके लिए हमारे जो अकाउंटिंग के रूल करेंगे, रूल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे अकाउंट है, क्योंकि एंटर करने से पहले हमें जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है उनमें से अकाउंट को आइडेंटिफाई करना होगा। 2 ही काम है, आइडेंटिफाई द अकाउंट, और सेकंड रूल ऑफ द अकाउंट कि डेबिट किसको और क्रेडिट किसको। तो अभी अकाउंट का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जो हमारे अकाउंट में है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मेनली तो बेटा 2 टाइप्स ही होते हैं। पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स 2 टाइप्स, पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं, इसमें क्या का कौन कौन से अकाउंट आते हैं, रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, बैंक, ठीक है। इन पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जिनमें हमारी जो एसेट्स हैं और जो हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, इनकम्स हैं। तो पर्सनल अकाउंट को फर्दर डिवाइड भी किया गया है और इन पर्सनल को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। तो हम अलग अलग ही कर लेते हैं। पहले हम पर्सनल अकाउंट को लेके चलते हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया इसमें इंडिविजुअल के अकाउंट, फर्म के अकाउंट, कंपनी के अकाउंट, जो भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं उन सब के अकाउंट हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो बेटा पर्सनल अकाउंट आगे 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट। जो हमारा पर्सनल अकाउंट है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होगा। कौन कौन सा 3 टाइप्स हो गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मैंने आपको बताया रिलेटेड टू इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग्स, फर्म्स, कंपनी, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सन तो भाई ह्यूमन बीइंग होता है। नेचुरल पर्सन कौन होता है, ह्यूमन बीइंग। तो इसमें सभी कौन आएंगे, नेचुरल में ह्यूमन बीइंग्स आएंगे। ह्यूमन बीइंग्स जो बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन करें, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, राम है, श्याम है, मोहन है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स के नाम हैं वो सारे हमारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, राम, श्याम, ठीक है, मोहन, सीता, गीता, एक्स, वाई, जेड। उसके बाद है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल, अब देखो हम बिजनेस में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, वहां पे हमने पार्टनरशिप में किया था कि अगर पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए तो वो एक तरह से अपनी सेपरेट एंटिटी बना लेती है। अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन के बाद, जैसे कि हमारा कंपनी है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन, अब नेचुरल पर्सन तो है नहीं, कंपनी नेचुरल तो हो ही नहीं सकती। कंपनी के हाथ पैर नहीं होते ह्यूमन बींग्स की तरह, वो सांस नहीं लेते, ठीक है, उसका जन्म नहीं होता, उसका डेथ नहीं होता, ह्यूमन बींग की तरह जन्म और डेथ नहीं होता, लॉ के द्वारा उसका बर्थ होता है, ठीक है, कानून के द्वारा। तो आर्टिफिशियल पर्सन में वो सभी इंस्टीट्यूट्स आएंगे, जैसे बैंक है, जैसे स्कूल का नाम है एचडी स्कूल, भी हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। किसी भी कंपनी का नाम हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है। जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कंपनी, ये सारे हमारे आर्टिफिशियल पर्सन में आएंगे। इन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग की तरह ये बहुत सारे वर्क करते हैं, काम करते हैं। ह्यूमन बीइंग की तरह संस्थाएं ये जो होती हैं अपने नाम से सेल कर सकती हैं, अपने नाम से परचेज कर सकती हैं, अपने नाम से बैंक में अकाउंट खोल सकती हैं, ठीक है, अपने नाम से किसी पे केस फाइल कर सकती है और बाहर वाला व्यक्ति भी इन संस्थाओं के ऊपर केस फाइल कर सकता है। ये संस्था अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनका अपना अस्तित्व होता है जो अपने ओनर से इन्हें अलग करता है। अब ओनर से ही अलग हो गया बिजनेस इंस्टीट्यूट, तो उसका अपना अस्तित्व तो होता है ना, इसलिए इनको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट में भी वो याद हो गया होगा आपको, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए, तो बेटा ये आर्टिफिशियल पर्सन्स हो गए हमारे। और पर्सनल अकाउंट का जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंट करना, ये वो अकाउंट्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखिए,
कि मान लो जो कंपनी है, कंपनी सैलरी पे करती है, कंपनी का एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, हर महीने सैलरी पे करनी होती है। अगर कई बार कंपनी किसी मंथ की सैलरी पे ना कर पाए तो ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए हैं लेकिन पे नहीं कर सकते, तो वो हमारे कहलाती हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी उन पर्सन्स को, उन एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रही है, उन एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रही है जिनको सैलरी नहीं मिली, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी उन एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रही है जिनको सैलरी नहीं मिली, तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स हैं ये हमारे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इसमें हमारे 4 ही वर्ड आएंगे, ठीक है, याद रख लेना। 4 वर्ड कौन से? जिन एक्सपेंसेस के साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लग जाए, आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाए, जिन एक्सपेंसेस के साथ प्रीपेड वर्ड लग जाए, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग कौन से? ऐसे एक्सपेंसेस जिनका टाइम आ चुका था लेकिन कंपनी ने पे नहीं किए। अब प्रीपेड कौन से? ऐसे एक्सपेंसेस जिनका टाइम नहीं आया था लेकिन कंपनी ने पहले ही वो पे कर दिए हैं, ठीक है, प्रीपेड। उसके बाद 2 इनकम के लिए करेंगे। इनकम के आगे भी अगर एक वर्ड और लगा दें, एक तो है भैया आपका रिसीव्ड इन एडवांस इनकम। रिसीव्ड इन एडवांस इनकम, ऐसी इनकम जो अभी तक हमने अर्न नहीं की है, कमाई नहीं है, लेकिन हमें पहले ही मिल गई। अब ऐसी कैसी इनकम होती है जो हमने अर्न नहीं की और पहले ही मिल गई, ठीक है। मान लो हमने अपनी बिल्डिंग किराए पर दे रखी है, रेंट पे दे रखी है, ठीक है। अब मान लो हमने 2 महीने के लिए रेंट पे दिया है, अभी फर्स्ट ही मंथ था, ठीक है, और हमें दोनों महीनों का किराया पहले ही मिल गया, सेकंड तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा रिसीव्ड इन एडवांस इनकम है जब तक इस इनकम का टाइम ना जाए। दूसरा है हमारा इनकम के साथ एक और वर्ड अक्रूड इनकम, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज अक्रूड इनकम। अब जो अक्रूड इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली, कमा ली है, लेकिन हमें मिली नहीं है। अब ये कैसी इनकम होती है? मान लो हमने बिल्डिंग को 2 महीने पे किराए पर दे चुके हैं, 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक रेंट नहीं मिला है, तो हमने बिल्डिंग तो किराए पर दे चुके ना, ठीक है। तो ये हमारी इनकम कैसी हुई? ये हमारी अक्रूड इनकम हुई। देखो मैंने 2 वर्ड एक्सपेंसेस के साथ लगाए और 2 वर्ड मैंने इनकम के साथ लगाए, और अगर इनकम एक्सपेंसेस के साथ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस और अक्रूड वर्ड लग जाते हैं, वही होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बेटा ये था हमारा एक्सपेंसेस और इनकम के साथ हमने 4 वर्ड लगा दिए हैं। ये है हमारा पर्सनल अकाउंट। होप समझ आया होगा, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब आते हैं हम अपना इम्पर्सनल अकाउंट पे। इम्पर्सनल अकाउंट, जो हमारा इम्पर्सनल अकाउंट है, आज के थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रही है बेटा, कोऑपरेट करेंगे। तो अब हम करते हैं अपना पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारा जो डिवाइड होता है, यहाँ पे देखिए, इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट को 2 फर्दर पार्ट्स हमने किए हैं, और फर्दर पार्ट्स हैं हमारे कौन कौन से? फर्स्ट रियल अकाउंट एंड सेकंड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ध्यान से देखिए रियल अकाउंट में क्या आते हैं। रियल अकाउंट में ऑल दोज थिंग्स which are measurable in the term of money and which are the property of the business। इसका मतलब ये दोनों फीचर तो हमारी एसेट्स में होती हैं। तो भाई जो रियल अकाउंट है इसमें ऑल एसेट्स क्या आएंगी? संस्था की जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे वो करंट एसेट है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट है, सभी एसेट्स हमारी रियल अकाउंट में आएंगी। अब हमारा रियल अकाउंट का फर्दर भी डिवीजन होगा
तो हम यहाँ से एक बार साफ कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट होप क्लियर हो गया होगा। रियल अकाउंट के फर्दर 2 डिवीजन भी है बेटा। तो रियल अकाउंट हमारा जो है, सभी एसेट्स आएंगी। एसेट 2 टाइप्स की होती हैं, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? टेंजिबल एसेट आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी टच्ड, जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, ये सभी हमारी टेंजिबल एसेट है। रियल अकाउंट में सभी टेंजिबल एसेट आएंगी, तो टेंजिबल अकाउंट हो गया। और दूसरी एसेट्स जो हमारी हैं वो हैं इनटेंजिबल। intangible assets. Intangible asset are those assets which cannot be seen, which cannot be touched, ना दिखाई देती हैं और ना ही टच की जाती हैं। फिर वो कौन सी एसेट होती हैं? ये वो एसेट होती हैं जो कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने में हमारी हेल्प करती है। जो बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाए वो हमारी एसेट होती है। तो ऐसी एसेट कौन सी होती है? अब ये बताइए आप, मान लो कि 2 बिजनेस है, एक्स बिजनेस है और वाई बिजनेस है। एक्स बिजनेस अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाता है और एक लॉन्ग टाइम से बिजनेस कर रहा है, लॉन्ग टाइम से, ठीक है। एक्स बिजनेस को सभी जानने लग गए हैं। वाई बिजनेस बिल्कुल न्यू बिजनेस है। अब नए बिजनेस को तो कस्टमर अचानक से जान नहीं पाते ना, टाइम लगता है धीरे धीरे पहचान बनाने के लिए। लेकिन एक्स जो कंपनी है, एक्स जो बिजनेस है, उसका तो जो रेपुटेशन है वो बन चुकी है। तो बताइए दोनों में से प्रॉफिट ज्यादा कौन अर्न करेगा? सेल कौन बढ़ाएगा? सेल तो भाई एक्स बढ़ाएगा। ओल्ड बिजनेस है, रेपुटेशन है, सभी जानते हैं, कस्टमर इसमें विश्वास रखते हैं क्योंकि एक लॉन्ग टाइम एक्स ने अपनी एक पहचान बनाई है। वाई तो न्यू है, न्यू पे तो स्टार्टिंग में कोई विश्वास नहीं करेगा, ठीक है, टाइम लगेगा इसे कस्टमर का फेथ अप अर्न करने के लिए। तो ये जो इनटेंजिबल एसेट एक्स के पास है जो इसके प्रॉफिट को वाई से बढ़ाएगी वो है गुडविल। उस एसेट का नाम है गुडविल। गुडविल मीन्स वो रेपुटेशन, ठीक है, जो कस्टमर और पब्लिक के अंदर है कंपनी की, ये है हमारी गुडविल। तो गुडविल को हम देख सकते हैं, रेपुटेशन को देख सकते हैं नहीं, फील ही तो कर सकते हैं ना, लेकिन प्रॉफिट अर्न करने में ये हमारी हेल्प करता है। तो भाई इनटेंजिबल में वो एसेट आएंगी जो प्रॉफिट को तो बढ़ाएंगी। गुडविल है, पेटेंट्स है। अब पेटेंट्स क्या होता है? पेटेंट्स कोई भी डिस्कवरी अगर हम करें, कोई भी डिस्कवरी करें तो उस पर हमें लीगल राइट मिल जाता है, ठीक है, तो वो हमारा पेटेंट्स होता है, कॉपीराइट्स होता है, ये सभी हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आएगा कॉपीराइट, पेटेंट्स, तो इनटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं। तो जो हमारा रियल अकाउंट है वो टेंजिबल रियल अकाउंट एसेट के बेस पे और इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है बेटा। रूल एक ही रहेगा दोनों के लिए, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, सभी एसेट्स के लिए रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का भी रूल करेंगे हम, वो एक ही रहेगा। अब आते हैं हम नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल में तो आएंगे भैया आपके सभी एक्सपेंसेस, लॉसेस, सभी इनकम्स और सभी प्रॉफिट। क्या आएंगे नॉमिनल में? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स या प्रॉफिट। क्लियर है? अभी हमने सब डिवाइड तो किया था, अभी नॉर्मल हमारे पास कितने अकाउंट बने हैं? 3 अकाउंट बने हैं। नॉर्मली 3 ही बने हैं, 3 के ही रूल हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से? फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, इसका रूल करेंगे। सेकंड रियल अकाउंट, इसका रूल करेंगे। थर्ड नॉमिनल अकाउंट, इसका रूल करेंगे। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, यही याद रखना है आपको। पर्सनल, पर्सन से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड से रिलेटेड। रियल ऑल एसेट, नॉमिनल एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम और प्रॉफिट। होप क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं हम इनके रूल। रूल बहुत ही इजी हैं, एक बार पढ़ने से ही आपको याद हो जाएंगे। रूल में हम यही करेंगे कि डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा।
फर्स्ट जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, देखिए फर्स्ट पर्सनल अकाउंट का रूल है। अब पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स आते हैं, आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, तो भाई पर्सन या तो गिवर हो सकता है या रिसीवर हो सकता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन करे, ठीक है, मान लो मैंने परचेज किया, अगर मैंने परचेज किया है तो जो परचेज जो गुड्स है वो तो मुझे मिल रहा है, उसके लिए तो मैं रिसीवर हूं, और जो कैश जा रहा है मेरे पास से उसके लिए मैं गिवर हूं। तो मैं या तो रिसीवर हो सकती हूँ या गिवर हो सकती हूँ, ठीक है। अब हमारी संस्था, आप ये देखिए, जो हम बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे, अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान रखना वो ओनर से रिलेटेड नहीं, हम वो बिजनेस से रिलेटेड करेंगे कि बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में स्टॉक आया, ठीक है। तो देखिए रूल क्या कहता है पर्सनल का, या तो रिसीवर हो सकता है या गिवर हो सकता है। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, कि अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट करना है, तो क्रेडिट किसे करें, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट किसे करें, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये है हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल, वेरी इजी। रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। अब देखिए यहाँ पे रियल अकाउंट का सेकंड है हमारा रियल अकाउंट का, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है। अब रियल अकाउंट में आएगा क्या, रियल अकाउंट में तो एसेट आएंगी, ठीक है। एसेट या तो हम परचेज करते हैं या हम सेल कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम परचेज करते हैं एसेट को, तो एसेट हमारी संस्था में आएंगी, और एसेट हमारी संस्था में आएंगी तो हम एसेट को डेबिट करेंगे, और जब हम एसेट को सेल कर देते हैं तो एसेट हमारी संस्था से चली जाती हैं। अब एसेट हमारी संस्था से जाएंगे तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, यही है रूल। क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, संस्था के अंदर जो आए वो एसेट डेबिट होगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, संस्था के अंदर से जो एसेट जाए वो क्रेडिट होगी, सिंपल सा रूल है। जो एसेट संस्था में आएगी तो जो मान लो हमारी अब 1 लाख की मशीनरी है, ठीक है, 50,000 की मशीनरी हमने और परचेज कर ली, तो मशीनरी हमारी संस्था में आई, डेबिट होगी। मशीनरी डेबिट कब हुई, एसेट डेबिट कब होती है, जब इंक्रीज हो। अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था कि एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होगा, तो यहाँ भी इंक्रीज ही तो हो रहा है, संस्था में एसेट आएंगी तो एसेट इंक्रीज होगा। अब मशीनरी मेरे पास 1 लाख की बजाय 1,50,000 की हो गई, इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज को डेबिट करेंगे, डिक्रीज को क्रेडिट करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन वाले रूल ही यहाँ लेके आए हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। अब ये देखिए रूल, नॉमिनल में आएगा क्या, नॉमिनल में आएगा एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट। तो देखिए डेबिट किसे करें, नॉमिनल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के साथ लॉसेस, ठीक है। क्रेडिट किसे करें, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट। यही 3 रूल है जिसपे पूरी अकाउंट बेस है, ठीक है। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट ने क्या कहा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो होप अभी के अभी आपको याद भी हो गए होंगे, बिल्कुल इजी है तीनों रूल्स। रूल्स में हमें बस यही बताना है डेबिट किसे करें और क्रेडिट कब करें, ठीक है बेटा। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, डबल एंट्री सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह करोगे। इसके मेन पॉइंट आप कॉपी में नोट डाउन करोगे। टाइप्स क्लासिफिकेशन किया है अकाउंटेंसी का, ये तीनों मेन है, इनका भी आप जो भी हिस्ट्री हमारी डबल एंट्री सिस्टम की सभी बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए। ये याद रखने की बातें हैं तो याद रखोगे। तो ये थे हमारे तीनों रूल्स।